हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरकेएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहला प्रश्न आपके पास है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? मतलब कहने का यदि बात करें तो दर्पण जो हमारे पास होते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आपके पास दर्पण होता है ना? 3 प्रकार के दर्पण में यदि बात करें तो आपका सबसे पहला दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो उसमें बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो यदि आप जानते हैं तो आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं जानते तो इस क्या होता है, तो देखिए यदि बात करें तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2, ठीक है? r/2 होता है। तो यहाँ पे यदि बात करें तो हमारा पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो ये वक्रता त्रिज्या कहते हैं फोकस दूरी की आधी होती है, ठीक है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन की सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि सोलर कुकर में जो होता है, सोलर कुकर जो होता है, किसका उपयोग, मतलब कहने का सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए सोलर कुकर में चाहिए क्या आपको? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, सभी प्रकाश की किरणें एक जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे कपड़ा कपड़ा वगैरह जला देते हैं धूप से प्रकाश लेके, तो धूप से एक-एक किरणें आके क्या होता है, अवतल दर्पण पे अपसरित हो जाता है, ठीक है? तो अवतल दर्पण मतलब एक ही किरण पे आके मिलता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोलर कुकर में इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है? उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं करते क्योंकि ये क्या होता है, एक बिंदु से इसका जितने भी किरणें होते हैं वो क्या होते हैं, निर्गत मतलब बाहर चले जाते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है? उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है साइड मिरर का उपयोग होता है। तो साइड मिरर का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? आपको यदि आंसर पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता है, देखिए साइड मिरर का हम करते हैं उपयोग उत्तल लेंस में, सॉरी उत्तल लेंस में नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेंस दर्पण की बात करा गया था, साइड मिरर जो होता है दर्पण होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ना ही होगा उत्तल लेंस, नहीं होगा अवतल लेंस, ना दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कभी-कभी क्या होता है कि आप मार सकते हैं, यहाँ पे यदि दर्पण रहता तो आप मारते क्या? उत्तल दर्पण। तो दर्पण में क्या होता है, विस्तृत क्षेत्र बनाया जाता है साइड मिरर के थ्रू से, मतलब पीछे में आपका छोटा से छोटा वस्तु दिखेगा और आप गाड़ी आसानी से चला सकते हैं, इसलिए साइड मिरर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश जो हमारे होते हैं, प्रकाश के परावर्तन मतलब कहने का प्रकाश जब रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके हिसाब से जो नियम दिए गए थे, वो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम थे? आपके पास 2 नियम था कि पहला नियम था कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, और आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता था कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है? यही होता था ना? मतलब कहने का आपतन कोण बराबर, ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मतलब 2 नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। ये भी बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है बार-बार, ठीक है? इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न आपके पास है, खाना बनाने के लिए कौन-सा गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है? खाना बनाने के लिए आप कौन-सा गैस का उपयोग करते हैं? तो देखिए हमारे पास जो गैस आता है, वो कौन-सी गैस होता है? तो एलपीजी गैस होता है। कौन-सा होता है? एलपीजी। तो हम एलपीजी का और सीएनजी का हम किस में उपयोग करते हैं? तो सीएनजी का हम बस में उपयोग करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है? खाना बनाने के लिए हम कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं एलपीजी का उपयोग, ठीक है? उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, अगला प्रश्न आपके पास है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मतलब कहने का जो जिससे हमें ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलती है हमें, तो हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? मतलब कोयला का ज़्यादा हम उपयोग करते हैं, सूर्य का, पानी का, लकड़ी का? देखिए, यदि बात करें तो हम जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पे सभी को सूर्य से ह एनर्जी बहुत ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है? आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को भी पता होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास अगला प्रश्न है कि सौर सेल जो होता है, सौर सेल जो अपन पहले क्या करते थे, सोलर सिस्टम से बैटरी वगैरह चार्ज करते थे, मोबाइल वगैरह चार्ज करते थे, और धूप में से क्या होता था, धूप से उसको मतलब धूप से हमें क्या मिलता था? तो विद्युत ऊर्जा मिलता था, ठीक है? धूप में सौर सौर सेल को रखते थे, उसके बाद हमें क्या मिलता था? तो हम क्या कहते हैं, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो सौर ऊर्जा मतलब कहने का कि जो धूप आ रहा है उसको किस ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है? देखिए यहाँ पे आपका है प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में। अब अगला प्रश्न की बात करें तो इसमें तो और एक ऑब्जेक्टिव का जो बात करें इसमें होगा ऑप्शन, तो तीस आपके पास चौथा ऑप्शन है डी, विद्युत ऊर्जा, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा में दे देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बैटरी वगैरह जितने भी होते हैं चार्ज कर सकते हैं, सोर्स से सौर सिस्टम का, ठीक है?
निम्न में किस देशों को पवनों का देश कहा जाता है? अगला प्रश्न आपके पास है, निम्न देश में से पवनों का देश मतलब हवाओं का देश कहा जाता है। यदि पवनों में क्या होता है? हवा। तो आपका जो हो जाएगा इसमें, आपका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क में, ठीक है? उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में कौन-सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत मतलब कहने का वह ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होता। वह ऊर्जा जो मतलब कहने का कि जो खत्म ही नहीं होगा, तो वो कौन-सा है? तो लकड़ी भी आपका खत्म हो जाएगा, कोयला भी, ठीक है? प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपका जल्दी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है? देखिए, ये क्वेश्चन को हम रख लेते हैं क्योंकि इसके 2-2 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, ठीक है? तो इसको हम बाद में कर लेंगे। उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो सौर पैनल बनाया जाता है, सौर पैनल जो बनाया जाता है, तो सौर पैनल क्या कर जैसे मान लीजिए सोलर सिस्टम बताया था आपको अभी, तो सोलर सिस्टम में क्या कर दिया जाता है, तो अनेक सौर सेल का संयोजित करके संयोजित मतलब कहने के एक में जोड़ के रखा जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है स्क्रीन पे, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो अवतल दर्पण को दूसरा नाम हम अभिसारी दर्पण के नाम से कहते हैं क्योंकि इसकी सभी किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है, ठीक है? उसके बाद अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण की जैसे मान लीजिए एक दर्पण है और दर्पण यहाँ से यहाँ तक जैसे मान लीजिए एक दर्पण है, ये कौन-सी दर्पण है आपको पता ही होगा कि ये एक अवतल दर्पण है और इसकी ये जो चौड़ाई होती है यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे मान लीजिए ये एम डैश हो गया, तो ये जो होते हैं ये दर्पण की चौड़ाई को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, ठीक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है कि वह दर्पण जो पूर्ण गोल या नहीं होता है, उसे कौन-सी दर्पण कहते हैं? तो वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं परवलिक दर्पण। ठीक है? गोलीय दर्पण किसे बोलते हैं? वह दर्पण जिस किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं और समतल दर्पण वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है? तो वह दर्पण जो गोलीय नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे परवलिक दर्पण कहते हैं। याद रहेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? मतलब कहने को ऊर्जा को किस चीज़ में मापते हैं? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक यदि बात करते हैं, ये देखिए बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो ये हमारे पास जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है? उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का क्या ये तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक और CuSO4 कैल्शियम कॉपर सल्फेट का और उसके बाद यदि बात करें तो बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है NaSCO3 ये बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद करना है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaSCO3। उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये हमारा जो विरंजक चूर्ण की बात करें तो ये होता है CaOCl2, ठीक है? ये भी आपको याद करना है। उसके बाद अगला बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन-सा है? तो देखिए वह यदि बात करें तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे सभी एक-एक बना हुआ है बट C+O2 है तो CO2 ये क्या कर रहा है? 2 पदार्थों के संयोग से बना है, एक पदार्थ का निर्माण हुआ है तो उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात करेंगे। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिणत कर देता है? तो देखिए डायनेमो यदि बात करें तो आपका जो जनरेटर वगैरह होता है गाँव घर में, वो जनरेटर वगैरह या कहीं पर भी बात करें तो वहाँ पे जो आपको डायनेमो है, वो क्या करता है? तो डायनेमो यांत्रिक मतलब कि घूमते-घूमते आपको वो विद्युत उत्पन्न कर देता है, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में, ठीक है? इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन भी है। उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपको अभी तुरंत बताए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है? अगला प्रश्न की बात करेंगे, आपके पास अगला 20वां प्रश्न है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री मतलब यदि बात करें तो आपतन कोण मतलब कोण I बराबर दे दिया है आपको 60 डिग्री, ठीक है? और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? यदि कोण I बराबर 60 डिग्री है तो कोण R बराबर भी क्या होगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। देखिए यहाँ पे हमको लिखना था क्या परावर्तन नियम के अनुसार क्या होगा? तो हम लिख देते बट यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 60 ही हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है? इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? देखिए आप खाना जब खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ लेते हैं? मुँह में। तो मुँह में लेने के बाद आप क्या करते हैं? उस खाने को चबाते हैं, उसके बाद तो मुख में ही भोजन का क्या हो जाता है? पहले पाचन होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा
ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, शुक्राणु का निर्माण क्या होता है? वृषण में होता है, ठीक है? वृषण में जिसे जिसे टेस्टिज बोलते हैं, ठीक है? जो गोला-गोला होता है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? टेस्टिज। और इसमें क्या होता है? वृषण का मतलब कहने का वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है? यहीं से रिलीज़ होता है। उसके बाद यदि बात करें अंडाशय, तो ये होता है अंडाशय महिलाओं में होता है, ठीक है? फ़ैलोपियन ट्यूब भी महिलाओं में होता है, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपके पास। देखिए, मेढक में जो होता है, आपका अगला प्रश्न है कि मेढक में कौन-सा निषेचन होता है? तो निषेचन की बात करें तो जहाँ पे नर और मादा युग्मक संलयन मतलब दोनों एक जगह मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो मेढक का कौन-सा निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि इसके नर और मादा का क्या करते हैं? शुक्राणु और अंडाशय को जल में ही छोड़ देते हैं और वहाँ से निषेचन हो जाता है, तो इसको बोलेंगे बाह्य निषेचन। क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन। उसके बाद अगले बात करेंगे, बच्चे के लिंग निर्धारण किस पे निर्भर करता है? तो बच्चे लड़का होगा या लड़की, उसका निर्धारण किस पे होता है? तो बच्चे के पिता पे होता है, ठीक है? क्योंकि पिता के पास कौन-सा गुणसूत्र होता है? एक्स एवं वाई, ठीक है? और माता के पास एक्स एक्स होता है। तो ये गुणसूत्र के बाद यदि बात करें, तो ये एक्स और वाई के मिलने से क्या होता है? लड़के का पैदा होता है। बच्चे के लिए निर्धारण करने पर किस पे निर्भर करता है? तो पिता पे। उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात करेंगे, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं बाबू? तो पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। आपका यदि बात करें तो इसका और नाम है, ठीक है? वो भी आपको याद कर लेना है, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य में कहाँ होता है? तो देखिए, मुख में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, ठीक है? छोटी आँत में, तो छोटी आँत की बात करें तो छोटी आँत में क्या होता है आपका? तो प्रोटीन वगैरह यदि बात करें तो अमाशय में हो जाता है, वसा का पाचन होता है छोटी आँत में, अमाशय में होता है प्रोटीन का और बड़ी आँत में भी वसा का पाचन होता है, ठीक है? तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, ठीक है? उसके बाद अगला प्रश्न की बात करेंगे, अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद, जैसे मान लीजिए ये एक अमीबा है, ठीक है? ये एक अमीबा है तो ये क्या करता है? ये जो आपका ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं इसको? कूटपाद बोलते हैं, कूटपाद। तो ये क्या करता है? कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, इंसुलिन की कमी से कौन-सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह। और क्या होता है देखिए, आयोडीन की कमी से घेगा होता है, ठीक है? तो ये बात आपको याद रख लेना है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है? उसके बाद हम अगला बात करेंगे, यदि आयरन की कमी हो गया तो आपको एनीमिया हो जाएगा, ठीक है? ये भी याद रखना है। अगला बात करेंगे, गुणसूत्र एक्स वाई से कौन से बच्चे होंगे? मतलब कहने का यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखने में मिस थोड़ा-सा हुआ है, तो याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो गुणसूत्र एक्स वाई से क्या होते हैं? लड़के पैदा होते हैं, ठीक है? और एक्स एक्स से लड़कियाँ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद करेंगे अगला क्वेश्चन की बात कि 30वां क्वेश्चन आपके अंतिम क्वेश्चन है। उभयलिंगी पुष्प की पहचान कैसे करेंगे? तो उभयलिंगी पुष्प में क्या होते हैं? केवल नर केवल होते हैं? नहीं। मादा केवल होते हैं? नहीं। इनमें से कोई नहीं, या नर और मादा दोनों एक साथ होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, यदि बात करें तो देखिए, नर और मादा दोनों एक साथ होते हैं, मतलब एक पुष्प है और पुष्प में दोनों यदि नर और मादा दोनों है तो उसको क्या बोलेंगे? उभयलिंगी पुष्प बोलेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।